Assalamu alaikum dear students. This is me Muhammad Waleed Anjam and I hope all of you will be fine. Student, today we are going to discuss our next topic, which is Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle के बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। 1927 में हाइजेनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल प्रपोज किया, किस बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ द डुअल नेचर ऑफ द लाइट। यहाँ पर ये पॉइंट हमने लिखा भी हुआ है कि 1927 में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को प्रपोज किया डुअल नेचर ऑफ द लाइट की बुनियाद पर। इसकी स्टेटमेंट क्या थी? इसकी स्टेटमेंट थी पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल cannot be measured simultaneously with perfect accuracy। यानी कि उसके मुताबिक कि किसी भी पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम की वैल्यू को परफेक्ट एक्यूरेसी के साथ एक ही टाइम पर मेजर नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि हमेशा किसी भी मेजरमेंट में कोई ना कोई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। स्टूडेंट, यहां पर हम लिख चुके हैं अनसर्टेनिटी मेजरमेंट। किसी भी मेजरमेंट में फंडामेंटल अनसर्टेनिटी एसोसिएट होती है जब आप उसको मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है ना जी। और वो जो अनसर्टेनिटी होती है is not associated with measuring instrument। वो measuring instrument के साथ एसोसिएट नहीं होती। अच्छा, अगर वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ एसोसिएट नहीं होती तो फिर किसके साथ एसोसिएट होती है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेव पार्टिकल डुअलिटी। वो वेव पार्टिकल डुअलिटी का एक नतीजा है। किसी भी फंडामेंटल अनसर्टेनिटी की बात जब हम करते हैं तो हम ये जान लें कि जब हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर, बड़े लेवल पर हम इसको देख रहे होते हैं तो ये बहुत नेग्लिजिबल होती हैं, इतनी स्मॉल होती हैं कि हम इन्हें निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल पर या माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हम इन्हें निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज नोटेबल। with macroscopic level is very small and is negligible, but is not negligible for small लेवल, यानी कि सब एटॉमिक लेवल, या हम इसे माइक्रोस्कोपिक लेवल कह सकते हैं। मैक्रो नहीं बल्कि माइक्रोस्कोपिक लेवल, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ये इग्नोरेबल नहीं होती। इसकी एग्जांपल स्टूडेंट हम इस तरह से ले सकते हैं
कि जब हमारे पास एक लाइट की जो स्ट्रीम है वो एक फ्लाइंग टेनिस बॉल पर इंसिडेंट होती है, तो हम ये कहते हैं कि वो स्ट्रीम ऑफ लाइट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द टेनिस बॉल को चेंज नहीं कर सकती, या अगर करती भी है तो इतनी स्मॉल है कि हम उसको निग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई फोटॉन किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराया, इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, ठीक है, अगर एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो उसके साथ टकराने के बाद उसकी पोजीशन और मोमेंटम में चेंज आ सकता है और उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। यही बात हम यहां पर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रीम of light on incidence with flying tennis ball is negligible because it does not change its position and momentum। लेकिन अगर हम बात करें एक इलेक्ट्रॉन की जो कि माइक्रोस्कोपिक लेवल है, तो जब एक फोटॉन उसके साथ इंसिडेंट होता है तो वो उसके पोजीशन और मोमेंटम को चेंज कर सकता है और उसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। इसी ये माइक्रोस्कोपिक की लेवल थी, और इलेक्ट्रॉन वाली जो है वो हमने माइक्रोस्कोपिक यानी कि सब एटॉमिक लेवल तक की जो बात की है। अब हमारे पास जो टाइप्स ऑफ द अनसर्टेनिटीज इन्वॉल्व होती हैं, हम उनको दो तरह से कैटेगराइज करते हैं और उन दोनों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे। पोजीशन एंड मोमेंटम अनसर्टेनिटी, यही बात जो अभी हम कर रहे थे कि एक इलेक्ट्रॉन के साथ जब एक फोटॉन टकराता है तो वो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करता है, जिसकी वजह से मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन में चेंज आ जाती है और इसी तरह से उसकी पोजीशन में भी चेंज आता है। उसकी पोजीशन में जो चेंज आता है और उसके जो मोमेंटम में चेंज आता है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो यहां पर पोजीशन एंड मोमेंटम अनसर्टेनिटी, इसके बारे में कहता है, इट स्टेट्स दैट change in position and momentum of a particle cannot be measured simultaneously with unlimited precision। स्टूडेंट, इस बात को समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं। टीचर स्टूडेंट वाली एग्जांपल बहुत वाइबल है इस केस में। हम अगर इस चीज को समझें कि फॉर एग्जांपल एक क्लास हो रही है और टीचर वहां पे पढ़ाता है और एक स्टूडेंट है वो लेट क्लास में एंटर होता है, तो स्टूडेंट की इस एक्टिविटी को देखकर टीचर इस चीज का ख्याल करता है कि ये स्टूडेंट लेट आया है आज। अच्छा, नेक्स्ट डे जब क्लास होती है तो वो स्टूडेंट फिर लेट आता है, तो क्या इन 2 दिन की ऑब्जर्वेशन से टीचर ये कह सकता है मुकम्मल यकीन के साथ या 100% सर्टेनिटी के साथ कि ये स्टूडेंट हमेशा लेट आता है? देखिए, हमेशा लेट आना और 2 दिन लेट आना इसमें बहुत फर्क है, यानी कि ये बात हम मुकम्मल सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि नेक्स्ट डे फिर क्लास जब हो रही होती है तो वही स्टूडेंट दोबारा से लेट आता है, तो क्या अब ये यकीन किया जा सकता है कि अभी, या हम ये स्टेटमेंट पास कर सकते हैं कि वो स्टूडेंट हमेशा लेट आता है?
इस तरह से उसकी एक्टिविटी को हर रोज मॉनिटर किया जाता है। और जब हम एक रिजल्ट प्रपोज करते हैं तो हम कभी भी एफिशिएंटली सर्टेनिटी के साथ ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा लेट आता है। इसके लिए हमें अनलिमिटेड टाइम चाहिए होगा, यानी कि वो टीचर 1 साल तक मसलसल उसी रिजल्ट को मॉनिटर करता रहे कि ये स्टूडेंट हर रोज 5 मिनट, हर रोज 7 मिनट, हर रोज 10 मिनट लेट आता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद वो किसी दिन लेट ना आए, यानी कि एक वीक की अगर बात करें तो शायद वो कभी किसी दिन इन टाइम भी क्लास में आ जाए। तो इसलिए हमें कभी भी मुकम्मल सर्टेनिटी के साथ इस बात का अंदाजा नहीं हो सकता कि वो हमेशा लेट आता है या नहीं आता। इसको जानने के लिए हमें अनलिमिटेड टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो इसी लिहाज से स्टूडेंट, अगर हम बात कर रहे हैं अपनी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की, तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन पर जब एक फोटॉन आकर इंसिडेंट होता है तो उस फोटॉन की एनर्जी, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, डिपेंड किस पर कर रही होती है? फ्रीक्वेंसी। और अगर हम फ्रीक्वेंसी वाले रिजल्ट पर जाएं तो फ्रीक्वेंसी को हम लिख सकते हैं सी ओवर लैम्डा। तो लिहाजा हम ये कहते हैं कि जो उसकी एनर्जी है वो उस फोटॉन की वेवलेंथ पर डिपेंडेंट होती है। अच्छा, वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये डिसाइड करने में कि जब वो फोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा तो उसकी पोजीशन में कितना चेंज आएगा। जब एक फोटॉन किसी एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराता है तो अपनी एनर्जी फोटॉन उस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है, और वो जो इलेक्ट्रॉन है किसी एक वेलोसिटी के साथ वहां से शूट करता है। तो जब उसकी वेलोसिटी हम कहते हैं कि चेंज होती है, तो उसी से हम ये कह सकते हैं कि उसके मोमेंटम में भी कोई चेंज आ चुकी होगी। इसीलिए पोजीशन एंड मोमेंटम का कॉन्सेप्ट इकट्ठे हम डिस्कस कर रहे होते हैं। अब जब एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ टकराएगा, फोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा और अपना मोमेंटम और अपनी एनर्जी उसे ट्रांसफर करता है, तो उसकी पोजीशन में जो चेंज आता है वो हम कहते हैं डिपेंड किस पर कर रहा होता है? वेवलेंथ पर। अब इस चीज को जानने के लिए स्टूडेंट के हम वेवलेंथ का जिक्र क्यों कर रहे हैं? स्टूडेंट, हम लोगों ने रिजॉल्विंग पावर पढ़ी थी, यानी कि जब हम उसको मॉनिटर कर रहे होंगे उसी फोटॉन को, वो हमारी आंख में जब एंटर होता है तो उसकी पोजीशन में जो इलेक्ट्रॉन की जो चेंज आता है टकराने के बाद, वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चलेगा हमारी उस चीज को देखने के लिए जो रिजॉल्विंग पावर होगी। और अगर हम देखें कि रिजॉल्विंग पावर के केस में हमने एक रिजल्ट पढ़ा था जो मैं यहां पर लिखने वाला हूं, कि जो रिजॉल्विंग पावर थी उसका रिजल्ट जो हमने पढ़ा था वो था d/1.22 लैम्डा। यानी कि अगर हम यहां से देखें तो वेवलेंथ जितनी हमारे पास स्मॉल होगी उतनी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी, और जितनी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा होगी उतना हम उस चीज की पोजीशन में जो चेंज आया होगा वो एग्जैक्टली मेजर कर सकते हैं। इसलिए यहां पर ये कहा जाता है कि जो अनसर्टेनिटी पोजीशन में होती है डेल्टा एक्स, डेल्टा मीन्स अनसर्टेनिटी, एक्स मीन्स पोजीशन, वो नियरली इक्वल्स टू द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट फोटॉन होती है। अब स्टूडेंट, अगर हम अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की बात कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि व्हेन अ फोटॉन स्ट्राइक्स एन इलेक्ट्रॉन इट विल चेंज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इट्स ओन वेवलेंथ, वो अपनी वेवलेंथ के लिहाज से। अब इस वजह से हम यहां पे लिखते हैं डेल्टा एक्स इज नियरली इक्वल्स टू या अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू वेवलेंथ। अब इसके लिए कॉन्सेप्ट क्या था कि वेवलेंथ क्या की वजह से क्यों, तो वो मैंने आपको यहाँ पर रिजॉल्विंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाया। और हम इस चीज को ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितनी किसी भी वेवलेंथ की वैल्यू कम होगी उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ये बात हम पढ़ चुके हैं स्टूडेंट, E इज इक्वल्स टू एच सी ओवर लैम्डा, और जितनी वेवलेंथ कम होगी उतनी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक हो गया? और जितनी वेवलेंथ कम होगी उतना उसकी पोजीशन में जो चेंज आ सकता है, जो उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी है, वो भी उतनी कम होगी।
कहते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन वी हैव टू यूज फोटॉन ऑफ स्मॉल वेवलेंथ। हमें फोटॉन कौन से यूज करने हैं जिनकी वेवलेंथ स्मॉल है, ताकि अनसर्टेनिटी इन द पोजीशन जो हो वो कम से कम हो। और अगर कम वेवलेंथ इस्तेमाल होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, और उसी के क्रॉसपॉन्डिंगली अगर हम मोमेंटम में अनसर्टेनिटी देखेंगे तो वो बहुत ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? मोमेंटम का रिलेशनशिप भी स्टूडेंट हमारे सामने लिखा हुआ है, P इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा। अगर वेवलेंथ कम होगी तो मोमेंटम भी ज्यादा होगा, क्योंकि मोमेंटम वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज से हम ये कहते हैं व्हेन फोटॉन स्ट्राइक्स इलेक्ट्रॉन द मैक्सिमम अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम विल डिपेंड अपॉन द वेवलेंथ, कि जो उसकी वेवलेंथ पर डिपेंडेंट, चूंकि इस लिहाज से है कि वेवलेंथ के स्मॉल होने की वजह से उसके मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है वो बहुत ज्यादा है। तो लिहाजा जब हम पोजीशन में सर्टेनिटी चाह रहे थे तो पोजीशन में तो स्मॉल वेवलेंथ यूज करने से सर्टेनिटी आ चुकी, लेकिन उसी लम्हा स्मॉल वेवलेंथ की वजह से मोमेंटम में सर्टेनिटी कम हो गई या अनसर्टेनिटी बढ़ गई। इसीलिए तो स्टूडेंट हम ये कहते हैं कि हमारे पास पोजीशन एंड मोमेंटम को साइमल्टेनियसली विद अनलिमिटेड प्रिसीजन हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा उसमें कोई ना कोई अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। और उसकी बुनियाद क्या है? डुअल नेचर ऑफ द लाइट या वेव पार्टिकल डुअलिटी। तो स्टूडेंट अब इस चीज को हम यहां से अगर देखें कि एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में जो चेंज आता है दरअसल उसकी वजह से उसके मोमेंटम में चेंज आता है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं V इक्वल्स टू mv, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इसलिए हम मोमेंटम और पोजीशन को इकट्ठे डिस्कस कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट अगर इससे हम रिजल्ट निकालें तो हम रिजल्ट क्या निकालते हैं? हम यहां पे ये रिजल्ट लिख सकते हैं, स्मॉल वेवलेंथ अगर होगी तो हमारे पास लेस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी तो बहुत कम होगी, लेकिन इसी स्मॉल वेवलेंथ की वजह से हाई अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और अगर हम इन दोनों अनसर्टेनिटीज का प्रोडक्ट ले लें, प्रोडक्ट ऑफ द अनसर्टेनिटीज, यानी कि जो हमारे पास पोजीशन में अनसर्टेनिटी थी और जो हमारे पास मोमेंटम में अनसर्टेनिटी थी, जिसे आप डेल्टा पी लिख सकते हैं, वो नियरली इक्वल्स किसके होगी? अगर हम देखें तो डेल्टा एक्स नियरली इक्वल्स था वेवलेंथ ऑफ द फोटॉन, और हमारे पास जो मोमेंटम है दैट इज इक्वल्स टू एच ओवर लैम्डा। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा लैम्डा से कैंसल आउट हो जाएगा, और हमारा रिजल्ट क्या बनेगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी is nearly equals to h, which is basically called Planck's constant। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके ऑलमोस्ट इक्वल होता है? प्लैंक्स कांस्टेंट के इक्वल होता है, और उसकी वैल्यू स्टूडेंट हमें पता है 6.63 into 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसी तरह से स्टूडेंट इसी के करस्पॉन्डिंग हम एक और रिलेशनशिप भी डिराइव कर सकते हैं, जो कि बेसिकली हमारी सेकंड टाइप आ जाती है, जिसको हम कहते हैं एनर्जी टाइम अनसर्टेनिटी। यानी कि जब हम किसी चीज की एनर्जी, फॉर एग्जांपल हम इसी कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि हमारे पास जिस लम्हा फोटॉन आकर इलेक्ट्रॉन के साथ इंसिडेंट हुआ और अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर की, तो उसके मोमेंटम में एक अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो गई। उसकी वेलोसिटी में, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी में हम कहते हैं कि एक चेंज आया, जिसकी वजह से उसके मोमेंटम में एक अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो गई। तो बेसिकली वो एनर्जी कितने टाइम के अंदर ट्रांसफर हुई,
इसको मॉनिटर करने के लिए हम ये कहते हैं कि वो जो टाइम इन्वॉल्व है, अगर हम उस टाइम की कैलकुलेशन करने जाते हैं तो हमारे पास जो एनर्जी में अनसर्टेनिटी होती है उसमें इजाफा हो जाता है। तो या तो हम किसी एक टाइम पर एनर्जी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं या टाइम की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। साइमल्टेनियसली इन दोनों को इकट्ठे एक ही टाइम पर मेजर नहीं किया जा सकता। तो स्टूडेंट ये बेसिकली इन्वॉल्व इसी रिजल्ट से है। कैसे है, मैं मिसाल दे देता हूं आप लोगों को। हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा हुआ है S इक्वल्स टू VT, ठीक है स्टूडेंट। अब हम इस रिजल्ट के मुताबिक अगर देखें डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो यहां पर हमारे पास लाइट यूज हो रही है, तो लाइट की स्पीड के लिए हम c इस्तेमाल कर लेंगे। और इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्ट है वो है डेल्टा टी, कि जो टाइम में अनसर्टेनिटी होगी, क्योंकि अभी यहाँ पर हम टाइम और एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो डेल्टा एक्स की इक्वेशन, इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और इसी के करस्पॉन्डिंग स्टूडेंट अगर हम देखें तो हमारे पास ये रिजल्ट था जो मोमेंटम, डेल्टा एक्स का रिजल्ट तो हो गया। मोमेंटम हम स्टूडेंट कहते हैं किसके इक्वल होता है, डेल्टा पी, जो मोमेंटम में अनसर्टेनिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, डेल्टा एम इंटू सी। ठीक हो गया स्टूडेंट, क्योंकि c स्पीड ऑफ द लाइट है वो तो कांस्टेंट है, हमारे पास v हम नहीं लिखेंगे, mv मोमेंटम था ना, तो हम यहाँ पर v की बजाय c लिख देंगे। और अगर इन दोनों, एक से इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें, और अगर इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 की ही वैल्यूज को हम यहाँ पर पुट करें तो स्टूडेंट रिजल्ट देखिएगा क्या आता है। रिजल्ट डेल्टा एक्स की जगह पर हम इक्वेशन नंबर 1 के लिहाज से क्या लिख सकते हैं, c इंटू डेल्टा टी मल्टीप्लीकेशन, डेल्टा पी की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एम इंटू सी, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है दैट इज नियरली इक्वल्स टू प्लैंक्स कांस्टेंट। अब स्टूडेंट अगर हम यहां से इसी रिलेशनशिप को देखें तो ये रिलेशनशिप ऐसे लिखा जा सकता है कि डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर इंटू डेल्टा टी इज नियरली इक्वल्स टू एच। अब स्टूडेंट इसी के लिहाज से अगर हम देखें तो डेल्टा एम सी स्क्वायर, ये तो हमारे पास एनर्जी नहीं था, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ। और अगर इस लिहाज से अगर हम देखें कि डेल्टा एम अगर अनसर्टेनिटी है तो यहां पर भी एनर्जी में भी अनसर्टेनिटी डेल्टा ई होगी, तो इस जगह पर हम लिख सकते हैं डेल्टा ई, और ये हमारा एनर्जी का रिलेशनशिप बन जाएगा, और ये हमारा टाइम, और एनर्जी और टाइम में अनसर्टेनिटी भी बेसिकली डिपेंडेंट है किस पर, पोजीशन और मोमेंटम की अनसर्टेनिटी पर। तो ये हमारा ये रिजल्ट उसी तरह से आ गया। अब स्टूडेंट इसके लिए बुक पर हमारे पास एक और रिलेशनशिप भी लिखा हुआ है, और वो हम कहते हैं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच ओवर 2 पाई। ये जो h ओवर 2 पाई है इसकी वैल्यू को हम एज कट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, एज कट। ठीक हो गया स्टूडेंट, और इसकी वैल्यू हम यहां से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एज की वैल्यू हमें पता है क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट के लिहाज से जो हमें 6.63 इंटू 10⁻−34 जूल सेकेंड डिवाइडेड बाय 2, और पाई की वैल्यू क्या है 3.14। इसे हम सिंपलीफाई करेंगे तो एज कट की भी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहां से हमें पता क्या चलता है, यहां से हमें पता यह चलता है कि साइमल्टेनियसली इन दोनों रिजल्ट से अगर हम देखें तो एक ही टाइम पर पोजीशन या मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होती है उनको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता। अब इस चीज का कॉन्सेप्ट हम वेव पार्टिकल डुअलिटी से कैसे निकाल रहे हैं, बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को हम वेव पार्टिकल डुअलिटी की बुनियाद पर इस तरह से फाइंड आउट कर रहे हैं कि लाइट किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर या तो एज ए वेव बिहेव करेगी या एज ए पार्टिकल बिहेव करेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही टाइम पर वही लाइट एज ए वेव भी बिहेव करे और एज ए पार्टिकल भी बिहेव करे, क्योंकि जब लाइट एज ए वेव बिहेव करेगी तो उसके इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के पैटर्न्स होंगे, और जब लाइट एज ए पार्टिकल बिहेव करेगी
तो हम उससे कॉम्पटन इफेक्ट और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हम पढ़ चुके हैं उनके रिजल्ट्स को हम एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट, हम इस चीज को, ये जो पोजीशन और मोमेंटम में अनसर्टेनिटी थी, इसको हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के जरिए से भी देख सकते हैं। ये भी एग्जांपल है जो मैं आपको बता देता हूं, अंदाजा हो जाएगा समझने। हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास ये एक स्लिट है, सपोज कर रहे हैं, और इस स्लिट में से हमारे पास नंबर ऑफ फोटॉन्स पास कर रहे हैं, बल्कि इसको हम थोड़ा और बढ़ा देते हैं ताकि समझने में आसानी हो जाए। तो स्टूडेंट, हम यहां से देख सकते हैं कि क्या हम ये कह सकते हैं कि हमेशा कोई भी जो फोटॉन होगा वो इस पोजीशन से गुजरेगा, या हमेशा कोई भी जो फोटॉन होगा वो इस पोजीशन से गुजरेगा, या हमेशा कोई भी फोटॉन वो इस पोजीशन से गुजरेगा? देखें, अब यहां पर हमारे पास पोजीशन में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है, लेकिन अगर पोजीशन में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व है तो हमें ये जरूर पता है कि ये सारे फोटॉन किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। और अगर इनकी वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है तो इनके मोमेंटम की भी यही डायरेक्शन होगी। तो जब हमारे पास मोमेंटम में अनसर्टेनिटी कम होती है तो उस वक्त हमारे पास पोजीशन में अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व हो जाती है और उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। इसी तरह से अगर आप इसी स्लिट के साइज को कम कर दें तो स्टूडेंट जितने भी फोटॉन यहां से गुजरेंगे उनकी पोजीशन के बारे में तो हम एग्जैक्ट कह सकते हैं कि वो यहां से गुजरेंगे, लेकिन जैसे ही वो यहां से गुजरेंगे तो कोई फोटॉन इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ये डायफ्रैक्शन की वजह से हम ये कहते हैं कि अब इनकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमें नहीं एग्जैक्ट पता कि कौन सी, किसी की खास डायरेक्शन है, किसी को कोई दूसरी डायरेक्शन है। तो इस केस में जब हमारे पास मोमेंटम में एक सर्टेनिटी थी तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी थी, और इस केस में जब हमारे पास पोजीशन में सर्टेनिटी है तो हमारे पास मोमेंटम में अनसर्टेनिटी क्या मींस ये कि जब हम कोई एक पर्टिकुलर काम कर रहे होते हैं तो उसमें एक टाइम पर एक ही फिनोमेना को ऑब्जर्व किया जा सकता है, दो इकट्ठे फिनोमेना को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। इसी की बुनियाद पर हाइजेनबर्ग को नोबेल प्राइज से भी नवाजा गया। तो स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपकी डिस्कशन के लिए, जो मैंने सारे आपको यहाँ पे बता दिए हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ चुके होंगे। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज।